सो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस। एडियाबेटिक प्रोसेस में किस तरह वर्क हो रहा है इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। ओके, सो लेट इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस P1, V1 एंड T1, तीनों चीज ली इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि पिछली बार आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर नहीं ले रहे थे हम लोग, वो तो कांस्टेंट था। तो यहाँ पर तो P1, V1 और T1 क्या है, कुछ वैल्यूज है इनिशियल रिस्पेक्टिवली आउट, एंड ड्यू टू एडियाबेटिक एक्सपेंशन इट बिकम्स P2, V2, T2। मतलब एडियाबेटिक में, ओके, तो आइसोथर्मल में क्या हो रहा था कि टी हमारा कांस्टेंट हो रहा था, तो हम लोग पी और वी से ही रिलेशन देख रहे थे। यहाँ पर तो तीनों चीजें हमें लेनी पड़ेगी। तो P1, T1, V1 रिस्पेक्टिवली, और बाद में जब हमने हीट ट्रांसफर की तो क्या हो गया, P1 का P2 हो गया, V1 का V2 हो गया और T1 का T2 हो गया रिस्पेक्टिवली। तो वर्क डन इन एक्सपेंडिंग फ्रॉम V1 टू V2, तो हम तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि जो वर्क हो रहा है वो वॉल्यूम में, क्योंकि हमने वर्क का फॉर्मूला निकाला ही हुआ है कि वर्क इज इक्वल टू वॉट। वर्क मतलब कि एक मैकेनिकल वर्क, यहाँ पे कहीं ना कहीं से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। माना कि इंटरनल एनर्जी में भी कुछ ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वर्क को हम लोग वॉल्यूम में ही देखेंगे। तो वर्क इज इक्वल टू V1 से V2, इसमें P डॉट डी वी हमने फॉर्मूला डाला और हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो एडियाबेटिक, अब एडियाबेटिक प्रोसेस है तो P और V की पावर गामा, गामा का मतलब बता चुका हूँ, CP बाई CV इज इक्वल टू K। हमने एक यहाँ पे इसको हमने एक कांस्टेंट में ले लिया, ठीक है ना, मतलब इसका एक अपने आप में एक के मान लिया कि ये एक इसकी वैल्यू के है, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का रिलेशन इन्वर्सली हो जाएगा, के अपॉन इन्वर्स में चला जाएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रेशर बढ़ने से, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर एडजस्ट कर रहा है वॉल्यूम से, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू V1 से V2 अपॉन के बाई वॉल्यूम की पावर गामा डॉट डी वी, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओके, तो के तो कांस्टेंट ही है, तो के को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा V1 से V2, और जो V के ऊपर पावर जो गामा थी तो हमने दे दिया इसको न्यूमरेटर में लेकर आ गए, अब पावर क्या हो गई, माइनस गामा हो गई, पावर माइनस में हो जाएगी ना। इसके बाद इंटीग्रेट करने की जो मैंने तरीका बताया था इससे पहले भी, कि एक पावर क्या कर दो, माइनस पावर एक प्लस कर दो, और जो भी आंसर है उसके नीचे डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो वही हमने किया है, वही हमने किया है कि v के ऊपर जो माइनस गामा था, पावर हमने एक प्लस की, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो इंटीग्रेट का एक्सप्रेशन यहाँ पे हटा दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया हमने। तो v के ऊपर माइनस गामा प्लस 1, और जो पावर आ गई उसी को हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ पे v दिखाई देगा वहाँ पे पहले V2 डालोगे, और जहाँ जहाँ पर फिर माइनस करके जहाँ जहाँ v पे है वहाँ पे V1 डाल दोगे, और पूरे को क्या कर दोगे, डेफिनेट इंटीग्रेट में बदल दोगे, मतलब वैल्यू को पुट कर दोगे, ठीक है ना। तो इनिशियली में क्या करोगे, पहले V2 डालोगे, V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस, अब पूरा एक्सप्रेशन लिख के फिर V की जगह V1 दिस एंड देन अपॉन दिस, ये पूरा एक एक्सप्रेशन वर्क का आ जाएगा। कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा आप ये देखोगे, माइनस गामा प्लस 1 यानी 1 कह सकते हैं ना, 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 अगर बाहर ले लें इसे, तो 1 अपॉन, अगर डिवाइड में ले रहे हैं तो माइनस गामा प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो ये बाहर आ जाएगी। कांस्टेंट को तो बाहर कर लिया जाता है डेफिनेट में भी, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। उसके बाद चाहो तो V2 मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। देखो हमने क्या किया, के अपॉन इस वाले जो अपॉन की जो वैल्यू है यानी गामा के टर्म, ये कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, गामा माइनस का प्लस 1, फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा, V माइनस गामा प्लस 1, ये बचेगा कहाँ से, V1 से V2 से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इज इक्वल टू के माइनस के गामा प्लस 1, तो एक बार क्या डालना है, V में V2 डालना है, मतलब फाइनल वाला, माइनस गामा प्लस 1, फिर माइनस करके एक बार V में V1 डालना है, और पावर सेम देनी है, माइनस गामा प्लस 1।
ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये आगे मेरे ख्याल से किया भी है, देखो ये आ गया एक्सप्रेशन जो मैंने अभी करवाया है। ओके, एक बार V2 डाल दिया और एक बार V1 डाल दिया। फिर हमने क्या किया, दोनों जगह को के को क्या कर अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों एक्सप्रेशन में के को भेज दिया अंदर। के को इसलिए भेज दिया क्योंकि के इज इक्वल टू समथिंग था हमारा, के इज इक्वल टू क्या था हमारा, ये देखो, यानी जो के को हमने ये माना था, एक कांस्टेंट वैल्यू पीवी में एक कांस्टेंट के लिया था ना, यहाँ पर के की जगह हम डाल देंगे इनिशियल है, V2 क्या फाइनल है, तो के की वैल्यू क्या निकली थी, व्हाट इज के इज पी इंटू वी गामा, ये क्या था ना, ये देखो के क्या था एडियाबेटिक एक्सपेंशन में, के था पी और वी के पावर गामा। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया, फाइनल ये जो के है दोनों से मल्टीप्लाई मतलब अंदर भेज दिया के, अब के की जगह वैल्यू को रिप्लेस कर दी। तो लेकिन यहाँ पे फाइनल वाली बात चल रही है, तो के की जगह पी वी की जगह P2 V2 की पावर गामा और दिस एक्सप्रेशन माइनस फिर के की जगह P1 V1 डाल, क्योंकि ये इनिशियल है, ये V2 है ये V1 है ना, मतलब फाइनल इनिशियल, तो इनिशियल में P1 V1 के की जगह P1 V1 पावर गामा, ऐसे नोट तुमने कॉपी अच्छे नहीं किए, पावर गामा मल्टीप्लाई और जो है तुम्हारा ये एक्सप्रेशन वो वही का वही रहेगा, वो वही का वही रहेगा। ओके, इसके बाद देखो V2 बेस तो सेम है, जब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, बेस सेम होगा तो पावर क्या होंगी, प्लस हो जाएंगे, तो गामा प्लस माइनस तो रिड्यूस हो जाएगा, तो सिर्फ वन ही बचेगा। यहाँ पर भी V1 दोनों आपस में क्या मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में तो पावर आपस में क्या होंगी, प्लस होंगी, बट प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस गामा प्लस गामा रिड्यूस हो जाएगा। तो फाइनली तुम्हारा ये आंसर बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर अगर हम कर दें तो यहाँ बच रहा है P2V2, क्या बच रहा है P2V2, क्योंकि गामा गामा तो रिड्यूस हुआ जा रहा है, बेस सेम होने से पावर गामा गामा रिड्यूस हो रहा है, माइनस यहाँ बच रहा है P1V1। ओके ओके, तो ये एक्सप्रेशन अब बाहर क्या चल रहा है, बाहर हमारा चल रहा है 1/this 1/1 माइनस गामा चल रहा है। ओके, अच्छा P2V2 P1V1 क्या कहीं देखा था लग रहा है, हाँ सर ये तो हमारा गैस का एक्सप्रेशन है, P1 इज इक्वल टू nRT, तो अगर 1 मोल की बात हो रही तो हम कहेंगे PV इज इक्वल टू RT। हाँ V1 V2 V1 P1 है, V2 P2 है, तो यहाँ पे 1 1 और 2 2 के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू, देखो फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, वर्क इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा इन ब्रैकेट, जो P2V2 था वहाँ पे डाल देंगे R1 T1। ओके, अब R तो कांस्टेंट ही है, R को R ही लिखो, R1 R2 करने के क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, तो R2 मतलब 2 वाली है ना, फाइनल वाला है ना, तो T2 माइनस R, अब यहाँ 1 है तो T1, R में 1 1 क्यों नहीं दिया, R तो कांस्टेंट ही चल रहा है हमारा, तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया। तो चाहो तो हम R को कॉमन ले लेंगे बाहर और आ जाएगा T2 माइनस T1, तो वर्क इज इक्वल टू R/1 माइनस गामा। ओके, यहाँ पे हो गया T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये तो कहीं ना कहीं से अब ये जो वर्क का फाइनल एक्सप्रेशन है, जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है वो इस रिलेशन से चेंज होगा, और ये इस एक्सप्रेशन को हम एडियाबेटिक में शो करते हैं, या एडियाबेटिक का हमने एडियाबेटिक प्रोसेस में इसको हमने क्या किया, ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, ओके, तो थर्ड जो हमारा प्रोसेस है फर्स्ट लॉ का ही अप्लाइड टू आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक में अगर हम प्रोसेस की बात करें तो आइसोकोरिक में मैंने पहले ही कहा कि वहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो हमने हीट का एक्सप्रेशन लिखा, क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस सम वर्क हमने किया P इंटू डेल्टा V में। ओके, तो यहाँ पर तो आइसोकोरिक में हम कह रहे हैं ना कि वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, यही तो आइसोकोरिक में कहा जा रहा है। ये देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम, ये देखो कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम में जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर डेल्टा V मतलब जीरो डाल देंगे, तो P इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, यानी जितनी भी आप हीट दे रहे हो, जितनी भी आप हीट दे रहे हो वो टोटल क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई जा रही है। ओके, यानी कि डेल्टा Q यानी वॉट एवर हीट यू आर गिविंग इट्स कन्वर्टिंग इनटू
internal energy. In this process, heat given to system increase only internal energy, only internal energy. Thus, temperature delta can be determined by. अब इंटरनल एनर्जी में जब चेंज हो रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ होना ही होना है, बदलना ही है. तो Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. ठीक है ना. देखो, हम लोग Q के लिए क्या एक्सप्रेशन देते हैं, एम सी डेल्टा टी. तो अब एक और फॉर्मूला याद रख लो. अगर हम 1 मोल की बात करें तो हम दे सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी. यहाँ पे बात हो रही है समथिंग ग्राम में, तो यहाँ पे हो रही है सम इन नंबर ऑफ मोल्स में. ठीक है, तो एन सी वी डेल्टा टी. सो कुछ और भी प्रोसेस है, जैसे कि अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, कोई प्रोसेस साइक्लिक है, यानी कि काम, यानी कि हीट आई और वापस गई, इस तरीके से इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस. ये मैंने कल भी बताया था. तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी आप हीट दे रहे हो, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि फाइनल में आके फिर से वहीं पर प्रोसेस आ जाता है. ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है अगर साइक्लिक प्रोसेस है. तो इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और जो भी तुमने हीट दिया है वो क्या हो जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा. सो इन साइक्लिक प्रोसेस टोटल हीट गिवन इज यूज टू वर्क डन बाय द सिस्टम. एक्चुअली ये पॉसिबल तो नहीं होता है अगर वैसे बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, लेकिन एक आइडियली हम सोच सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ प्रोसेस है. क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है, इसमें इन्फिनाइटली स्लो प्रोसेस होता है ये, सच दैट ए सिस्टम रिमेन्स इन थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. इतना स्लो वर्क होता है इसमें, इतना स्लो हीट ट्रांसफर होती है कि थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम बना रहता है. और रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है कि प्रोसेस वापस रिवर्स हो जाए. एनी प्रोसेस दैट कैन बी प्रोसेस इनवर्स डायरेक्शन आफ्टर वर्क डन इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. की हीट दिया, उल्टा हीट रिलीज हो गई या हीट हमें मिल गई, कुछ इस तरीके से प्रोसेस को हम रिवर्सिबल. ये आप लोगों को इतना नहीं है, बस एक बताने के लिए ऐसे ऐसे प्रोसेस होते भी हैं. तो इरिवर्सिबल प्रोसेस जहाँ प्रोसेस रिवर्स ना हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो. ठीक है, देन हीट इंजन. हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हीट इंजन. ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ये आपको एग्जाम में आता है हीट इंजन. तो जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि कोई अगर मशीन है, या आप अपनी गाड़ी भी समझ सकते हो, वहाँ पर हम लोग सोर्स से हीट लेते हैं. जैसे कि वहाँ पे सोर्स क्या हो जाएगा, पेट्रोल या डीजल हम कह सकते हो, हमारा सोर्स हो जाएगा. वो जो पेट्रोल या डीजल होता है, फ्यूल होता है, वो हीट बनाने के लिए ही होता है. कुल मिला के हमने हीट लिया, हीट इंजन में हीट आई, कुछ हीट सिंक हो जाएगी, कुछ हीट क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, और कुछ वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी. ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ठीक है. तो हमने जितनी भी हीट ली तो टोटल वर्क नहीं हुआ, टोटल वर्क नहीं हुआ. ओके, तो कुछ वर्क हुआ, कुछ इंजन ने काम किया, गाड़ी चली, है ना. कुछ हीट सिंक भी थी, हीट रिलीज भी थी, इंजन गर्म भी तो होता है, पूरी हीट तो ट्रांसफर वर्क में नहीं हो जाती है. तो यहीं पर यही कॉन्सेप्ट है हीट इंजन का. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से जो Q1 हो रहा है, टोटल हीट, Q1 इज वॉट, टोटल हीट, वो वर्क प्लस Q2 में बदल रहा है. ओके, वर्क प्लस Q, वर्क, कुछ हीट इन वर्क, Q1 हमने लिया, कुछ हीट हमने वर्क में दिया और कुछ हीट हम रिलीज कर दिया. वेस्ट तो होती है कि नहीं होती है. तो Q1 इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर पे, या हम ये भी कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू Q2 के यहाँ माइनस करा दो Q1 से, Q1 माइनस Q2. ओके, ठीक है ना. एग्जाम्पल के तौर Q1 तुमने 100 जूल लिया, समझ लो 100 जूल लिया, वर्क कितने का हुआ, वर्क हुआ 80 जूल का, और कुछ तुमने 20 जूल सिंक में चली गई, यानी 20 जूल तो वेस्ट हो गई. तो वर्क डन का एक्सप्रेशन याद रखना, Q1 माइनस Q2, जो मैंने अभी यहाँ बताया. वर्क डन इज इक्वल टू Q1, टोटल हीट में से कुछ हीट सिंक हो गई, तो उतनी हीट का हमने वर्क कर लिया. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. हीट इंजन की इफिशिएंसी क्या, कैसे एक्सप्रेशन निकालें. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो 100% इफिशिएंसी तो नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी हीट हम देंगे उतना तो हमें वर्क मिलेगा नहीं.
ठीक है ना। तो इफिशियंसी के लिए हम ईटा इस सिंबल से एक्सप्रेस कर सकते हैं इफिशियंसी को। तो वर्क डन, क्योंकि इफिशियंसी निकाल रहे हैं तो एक रेशियो होगा कि वर्क डन अपॉन जितनी हमने हीट लिया, है ना। किसी का परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, है ना, जितना हमने लिया उस पर कितना काम हुआ। तो वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, दैट इज Q1, ठीक है ना, दैट इज Q1, ओके ना। एंड वर्क डन क्या है, Q2 Q1 माइनस Q2 है, ये वर्क डन था, ठीक है ना, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो इफिशियंसी निकालना है तो हम एक रेशो ले लेंगे कि इतनी हीट ली, उसमें से कितना काम किया, तो ऊपर न्यूमरेटर में उसमें से कितना काम हमने किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इफिशियंसी के लिए तो Q1 माइनस Q2, यही तो वर्क है। Q1 माइनस टोटल हीट में से कुछ हीट बेकार गई, बाकी काम हो गया, अपॉन हीट ऑब्जर्व मतलब Q1। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन है। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो Q1/Q1 डिनोमिनेटर हमने अलग अलग कर दिया, Q2/Q1, तो Q1 से कट जाएगा, तो एफिशिएंसी फाइनली 1 माइनस Q2/Q1 आ जाएगी। एफिशिएंसी 1 माइनस Q2/Q1। अगर किसी की भी अगर इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो आपको हीट या वर्क दिया होगा, या वर्क नहीं दिया है तो वर्क आपको निकालना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन से हम कर सकते हैं, ओके, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगर इसी को हमें टेम्परेचर से रिलेट करना है, तो हम जानते हैं कि हीट का डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर से। तो जो रेशियो यहाँ पर रहेगा हीट का, वही रेशियो, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, Q2 का Q2, Q1 का T1, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, जितना हीट देंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1। अब इसी को अगर हम इसमें डालें, इसी इसी में एफिशिएंसी में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। भाई Q2/Q1 का मतलब ही क्या हो रहा है, T2/T1, है ना। ये हमने दिखाया ना यहाँ पे साइड में कि हीट का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर से। अगर हम Q2/Q1 कर रहे हैं तो वहाँ पे T2/T1 भी हो जाएगा। तो यही इसी एक्सप्रेशन 1 माइनस Q2/Q1 की जगह T2/T1 से भी हम इंजन की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ओके। चाहो तो आप इसको डिनोमिनेटर कॉमन करके वापस T1 माइनस T2/T1 भी कर सकते हैं, ठीक है।